So good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So let's start today's current affairs of 3rd December 2023. See the first news. India re-elected to International Maritime Organization Council with highest tally. तो हम पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम बोलते हैं आईएमओ। तो आईएमओ काउंसिल का जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में इंडिया को सबसे ज़्यादा वोट मिला है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि आईएमओ काउंसिल का अभी हेड कौन है, इंडिया है, और इसका टेन्योर क्या है, 2 ईयर्स के लिए है। दैट मीन्स 2024 एंड 25 के लिए आईएमओ काउंसिल का हेड जो है वो अभी इंडिया है। इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ काउंसिल विद द हाइएस्ट टैली एट इलेक्शन हेल्ड इट्स असेंबली इन लंदन। तो ये जो असेंबली कंडक्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, लंदन, और लंदन ही आईएमओ का हेडक्वार्टर भी है। ऑन फ्राइडे फॉर द 2024 एंड 25, दैट मीन्स 2024 एंड 25 के लिए हम ये बोल सकते हैं आईएमओ काउंसिल का हेड अभी कौन है, इंडिया है। द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया री-इलेक्शन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 10 स्टेट्स विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड। इसका मीनिंग क्या देखिए, लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड का मतलब क्या देखिए, वर्ल्ड में सी के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले टॉप 10 कंट्रीज के अंदर भी इंडिया का नाम यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला था कि इंडिया री इलेक्शन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 10 स्टेट्स विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड। तो वो टॉप 10 कंट्रीज कौन है, इंडिया तो एक है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, नेदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज यूएई। द थर्ड पॉइंट इज द इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ is an agency tasked with improving the security and safety of international shipping। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि आईएमओ का फंक्शन क्या है, तो वर्ल्ड में जितने भी सी के थ्रू जितने भी ट्रेड होता है उस ट्रेड के दौरान शिप का सिक्योरिटी और सेफ्टी, ये दोनों चीज़ का ध्यान कौन देता है, आईएमओ देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आईएमओ का जो फंक्शन है वो है आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है और आईएमओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 17 मार्च 1958 को। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ ऐसे याद रखना है, वो क्या है, आईएमओ का अभी काउंसिल जो है, आईएमओ काउंसिल हेड अभी कौन है, इंडिया, 2 साल के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वर्ल्ड में सी के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले टॉप 10 कंट्रीज के अंदर इंडिया का नाम भी है। देन थर्ड थिंग इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ जो है उसका फंक्शन क्या है, तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड फॉर द इंटरनेशनल शिपिंग। हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है और एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका 17 मार्च 1958 को। द नेक्स्ट न्यूज इज इन 2022 इंडिया अकाउंटेड फॉर 66% ऑफ मलेरिया केसेस इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड बाय WHO। यहाँ पर WHO ये बोलता है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा मलेरिया का केस जो है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। दैट मीन्स साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर टोटल 66% केसेस जो है वो इंडिया के अंदर मिलता है। इन 2022 इंडिया अकाउंटेड फॉर 66% मलेरिया केसेस इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, नोटेड द न्यू 2023 मलेरिया रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या आपको याद रखना है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, WHO पब्लिश करता है। और ये WHO जो 2023 में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश किया है वो यहाँ पर ये बोलता है कि 2022 जो ईयर्स था उस ईयर्स में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा मलेरिया केसेस कहाँ मिला है, इंडिया के अंदर। दैट मीन्स टोटल 66% मलेरिया केसेस जो है वो इंडिया के अंदर पाया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, इट एड्स दैट ऑलमोस्ट 46% ऑफ ऑल द केसेस इन द रीजन वी आर ड्यू टू प्लाज्मोडियम विवेक्स। अब देखिए, प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है वो एक प्रोटोजोल पैरासाइट है। इसी प्रोटोजोल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है उसके वजह से ही यहाँ पर मलेरिया ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पर बोलता है कि WHO कि इंडिया के अंदर जितने भी सारे मलेरिया केसेस होते हैं उनमें से 46% मलेरिया केसेस जो है वो आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स जो प्रोटोजोल पैरासाइट है उसके वजह से यहाँ पर हो रहा है। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज ड्रग एब्यूज क्लेम्स 68 लाइव्स इन 11 मंथ्स इन मिजोरम। देखिए, मिजोरम के अंदर लास्ट 11 मंथ्स के अंदर 68 लोग जो है वो अपने जान गंवाए हैं ड्यू टू द ड्रग्स इनटेक। ठीक है, और उनमें से टोटल 11 जो है वो है ओमेन। और ये जो डाटा है वो डाटा यहाँ पर कौन रिलीज किया है, स्टेट एक्सरसाइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मिजोरम। देन a total of 68 people have died due to the drugs abuse in Mizoram between the January and November 2023। that means लास्ट 11 मंथ्स के अंदर टोटल 68 लोग जो है वो अपने जान गंवाए हैं ड्यू टू द इनटेक ऑफ द ड्रग्स। उनमें से 11 जो है वो है आपका ओमेन्स। और ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड बाय स्टेट एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मिजोरम। देन द नेक्स्ट न्यूज इज ओवर 20 नेशंस कॉल फॉर ट्रिपलिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए,
COP28 के दौरान हम लोग का जो एम था वो था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना। हम ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम तब कर सकते हैं जब हम 2030 तक अपना नेट एमिशन जो है उसको जीरो करेंगे। बट जीरो नेट एमिशन के तहत काम करना और जीरो नेट एमिशन का जो टारगेट है उसको फुलफिल करना इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। इसीलिए COP28 समिट के दौरान 20 ऐसे कंट्रीज थे जो यहाँ पर बोलते हैं कि हम अपने नेट एमिशन को 2050 तक यहाँ पर जीरो कर सकते हैं। फिर हमको अपना नेट एमिशन जो है 2050 तक तभी जाके जीरो कर सकते हैं जब हम अपने कंट्री के अंदर पावर जनरेशन करने के लिए थर्मल पावर प्लांट की जगह हम अपने कंट्री के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने में और भी एक यहाँ पर दिक्कत है, वो है कि आपका सेफ्टी एंड द डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट। इतना कंसर्न होने के बावजूद भी अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट से रिप्लेस कर देंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर कार्बन का एमिशन होता है वो कार्बन का एमिशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 20 ऐसे कंट्री है जो यहाँ पर एक MOU पे सिग्नेचर किए हैं। उनका ये डिसीजन है कि वो अपने कंट्री के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यहाँ पर 3 टाइम्स तक इंक्रीज करने जा रहे हैं। और इंडिया ने यहाँ पर ये चीज़ बोल दिया कि हम 2070 से पहले अपना कंट्री के अंदर नेट एमिशन जीरो नेट एमिशन जो है उसका टारगेट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। देखिए COP28 में ये बोला गया था कि 2030 तक करो। 20 ऐसे कंट्री है जो बोले कि हम 2050 तक करेंगे, बट इंडिया यहाँ पर ये बोला कि हम 2070 से पहले अपने कंट्री के अंदर जीरो नेट एमिशन का जो टारगेट है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसको हम 3 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। बट 2070 से पहले अपने कंट्री के अंदर यहाँ पर जीरो नेट एमिशन का जो टारगेट है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो हमको जीरो नेट एमिशन के टारगेट तक पहुँचने के लिए हमको 2070 तक हमको टाइम लगेगा। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज इज रिटायर्ड US जस्टिस सैंड्रा डे ओकनर, इसका नाम आपको याद रखना चाहिए। द फर्स्ट वोमेन ऑन द US सुप्रीम कोर्ट पास्ट अवे एट 93। आपको एग्जाम में पूछ लेगा क्वेश्चन कि US के सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम क्या है, वोमेन चीफ जस्टिस का नाम क्या है, आपको लिखना पड़ेगा सैंड्रा डे ओकनर। ठीक है, रिटायर्ड US सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सैंड्रा डे ओकनर, एन अनवेवरिंग वॉइस ऑफ मॉडरेट conservatism and the first woman to serve on the nation's highest court, died on December 1, she was 93। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि US सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस वोमेन चीफ जस्टिस जो है वो है सैंड्रा डे ओकनर। ठीक, एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 93। Then the next news is South Korea launches its first spy satellite आफ्टर राइवल नॉर्थ कोरिया डज द सेम। अब देखिए 1 वीक पहले नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर ये अनाउंस किया था कि वो अपने कंट्री में एक स्पाई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है साउथ कोरिया के लिए। वो स्पाई सैटेलाइट जो है वो साउथ कोरिया के ऊपर अपना मिलिट्री एक्शन जो है उसको निगरानी रखेगा। नॉर्थ कोरिया ये अनाउंस करने के 1 वीक बाद साउथ कोरिया भी यहाँ पर क्या किया है कि अपना फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट जो है वो स्पेसएक्स के मदद से यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया के ऊपर जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट पे यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, साउथ कोरिया लॉन्च इज फर्स्ट मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस फ्राइडे, ए लिटिल ओवर ए वीक आफ्टर नॉर्थ कोरिया क्लेम टू पुट इट्स ओन स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट टाइम as tension rises between the rivals. South Korea had no military reconnaissance satellite of its own in space and has partially resorted to the United States spy satellites to monitor moves by North Korea। अब देखिए साउथ कोरिया का अपना स्पाई सैटेलाइट नहीं था, तो वो क्या कर रहा था कि यूएस के जो स्पाई सैटेलाइट था उस यूएसए के स्पाई सैटेलाइट के तहत वो नॉर्थ कोरिया का जो मिलिट्री मूवमेंट है उसके ऊपर निगरानी रखता था। पर अभी साउथ कोरिया जो वो अपना खुद का एक स्पाई सैटेलाइट जो है वो अभी लॉन्च कर चुका है। ठीक है, और कहाँ से किसके सहायता से लॉन्च किया, वो स्पेसएक्स के सहायता से यहाँ पर लॉन्च किया है। Then the next news is RBI, Bank of England sign MOU for cooperation of CCIL issue। देखिए इंडिया के अंदर जैसे कि एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है RBI, लाइक दैट इंग्लैंड के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच एक MOU के ऊपर सिग्नेचर हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ CCIL इशू। पहले हम देखते हैं कि CCIL क्या है। CCIL को हम बोलते हैं कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और CCIL जो है वो RBI का एक पार्ट है। RBI का पार्ट है कौन, CCIL। तो CCIL का काम क्या पहले देखते हैं। CCIL is a central counterparty, is crucial for clearing and settlement in the transaction related to the government securities, foreign exchange and money market in India। पहले हम देखते हैं कि मनी मार्केट क्या है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर
जितने भी सारे बैंक्स है उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इज नथिंग बट द ऑल द बैंक्स इन आवर इकोनॉमी। तो हम लोग के बैंक्स के अंदर जो भी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है बैंक के अंदर, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज का जो यहाँ पर क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम होता है वो कौन करता है, CCIL करता है। और CCIL किसके अंडर में आता है, RBI के अंडर में आता है। देन द रेगुलेटरी ओवरसाइट फॉर CCIL फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द RBI। अब यहाँ पर RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड CCIL की इशू के ऊपर क्यों MOU सिग्नेचर किए हैं, अब देखते हैं। द एग्रीमेंट ब्रिंग्स रिलीफ टू यूके बेस्ड लेंडर्स इंक्लूडिंग बार्कलेज एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड, allowing them to continue providing clearing and settlement service to clients in India। अब देखिए यूके बेस्ड लेंडर्स का मतलब ये होता है कि यूके के अंदर जितने सारे कंपनी है और यूके के अंदर जो बैंक्स है वो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो इंग्लैंड बेस्ड यूके बेस्ड लेंडर्स है वो यहाँ पर पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट किए हैं और लोन के हिसाब से यहाँ पर इंडियन मार्केट में प्रोवाइड किए हैं। अब मुझे बताइए, अगर कोई बाहर के कंपनी यानी बाहर के बैंक्स इंडियन मार्केट में यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है तो उस लोन का क्लियरेंस और सेटलमेंट का काम किसका है, ये लोन का क्लियरेंस और सेटलमेंट का काम किसके पास है, CCIL के पास है। तो इसीलिए RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो CCIL के साथ यहाँ पर एक MOU के ऊपर सिग्नेचर किए सो दैट यहाँ पर इंग्लैंड के जो लेंडर्स है जो इंडियन मार्केट के अंदर यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए हैं उनका क्लियरेंस और सेटलमेंट जो है वो जल्द हो सके। तो इसीलिए RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो यहाँ पर CCIL के ऊपर यहाँ पर MOU के ऊपर सिग्नेचर किए, ठीक है। The next news is Codex Alimentarius Commission (CAC) endorsed India's proposal to establish global standards for millets। मिलेट्स का मतलब होता है आपका बाजरा। इसका मीनिंग क्या, देखिए इंडिया के अंदर अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट्स को रेटिंग प्रोवाइड करना है तो कौन प्रोवाइड करता है, उसके लिए FSSAI जो ऑर्गेनाइजेशन वो है यहाँ पर। लाइक दिस इंटरनेशनल वे में यहाँ पर कैक जो है वो यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स को रेटिंग प्रोवाइड करता है। जब तक कैक एक फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर रेटिंग प्रोवाइड नहीं कर देता है, उसका क्वालिटी चेक नहीं कर लेता है, तब तक एक कंट्री उस फूड प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए इंडिया यहाँ पर एक प्रपोजल दिया था कैक को कि हमारे कंट्री के अंदर जो एक मिलेट्स मिलता है उस मिलेट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए हम लोग के कंट्री के अंदर जो भी मिलेट्स मिलते हैं उसको यहाँ पर आप रिकॉग्निशन दे दीजिए। इंडिया के अंदर 8-9 टाइप के मिलेट्स मिलते हैं, उनमें से ओनली 5 टाइप्स ऑफ मिलेट्स को यहाँ पर कैक जो है वो अप्रूव किया है। तो 5 टाइप्स ऑफ मिलेट्स क्या है देखिए, इसको आप याद रख लीजिएगा। कवरिंग फिंगर मिलेट फर्स्ट वन, देन बार्नयार्ड मिलेट सेकेंड वन, देन कोडो मिलेट थर्ड वन, देन प्रोसो मिलेट फोर्थ वन एंड द लिटिल मिलेट इज द फिफ्थ वन, ठीक है। Then the next point is this endorsement coincides with the celebration of International Year of Millets 2023, which was also proposed by India to raise awareness about nutritional and health benefits of millets। अब देखिए इंडिया जो है वो इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को ऑर्गेनाइज किया था। इसका एक ही पर्पस था कि वर्ल्ड में जितने भी सारे कंट्रीज हैं उनको ये चीज़ पता चल पाए कि इंडिया के अंदर जो मिलेट्स मिलते हैं उनमें कितने यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट्स है। इस मिलेट्स के ऊपर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो है उसको इंक्रीज करने के लिए इंडिया जो है यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का ऑर्गेनाइजेशन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कैक की बात करें तो कैक 1963 पर एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कैक इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी एस्टैब्लिश्ड जॉइंटली बाय WHO एंड FAO। कैक जो है वो क्या है आपका इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनली जितने भी सारे फूड्स है उस फूड्स प्रोडक्ट को यहाँ पर रेटिंग और उसका क्वालिटी चेक करने का काम किसका है, कैक है। एंड दिस कैक इज एस्टैब्लिश्ड जॉइंटली बाय WHO एंड FAO। देन इट इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम एंड हैज 189 मेंबर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है और कैक के अंदर टोटल 189 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स हेल्थ एंड एंश्योर फेयर प्रैक्टिस इन फूड ट्रेड। आपको ये चीज़ भी याद रखना है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, देखिए इंडिया के अंदर जो मिलेट्स मिलते हैं उस मिलेट्स को यहाँ पर कैक के थ्रू यहाँ पर अप्रूव मिल चुका है। इंडिया के अंदर जितने भी सारे टाइप्स का मिलेट्स मिलते हैं उनमें से ओनली 5 टाइप्स ऑफ मिलेट्स को यहाँ पर कैक जो है वो अप्रूव किया है। उनका नाम है आपका फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, पोर्सो मिलेट एंड लिटिल मिलेट। आपको ये चीज़ याद रखना है। देन द सेकेंड थिंग इज आपका कैक जो है वो 1963 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और कैक इज एस्टैब्लिश्ड जॉइंटली बाय WHO एंड FAO। एंड दिस ईयर इंडिया इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। और इसका पर्पस यही था कि टू रेज द अवेयरनेस
अबाउट न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है। और केक का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है और इसके टोटल 189 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी केक के अंदर एक मेंबर्स है। नेक्स्ट न्यूज इज 91st जनरल असेंबली मीटिंग ऑफ द इंटरपोल इन वियना सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी ईयर। अब देखिए इंटरपोल 1923 में एस्टैब्लिश हुआ था, दैट मीन्स 2023 को इसका 100 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इन 100 ईयर के अंदर टोटल 91 यहाँ पर जनरल असेंबली मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुआ है। तो इस साल जो 91st जनरल असेंबली मीटिंग हुआ है वो आपका वियना के अंदर हुआ है। अब देखिए द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल हेडक्वार्टर इन लायन फ्रांस वाज एस्टैब्लिश इन 1923 टू हेल्प पुलिस वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड सेफर प्लेस। अगर कोई एक कंट्री का कोई यहाँ पर एक टेररिस्ट दूसरे कंट्री के अंदर जाके रहता है तो इंटरपोल का काम होता है कि वो उस टेररिस्ट को पकड़ के उसको पनिशमेंट करना। दैट मीन्स इंटरपोल के अंदर जो पुलिस रहते हैं उनको कोई भी कंट्री के अंदर एंट्री करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पर और एक चीज़ अगर डिस्कशन करें कि इंटरपोल के जो कलर कोड है वो क्या है, देखिए आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि इंटरपोल जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। अगर यहाँ पर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगा तो इसका मीनिंग क्या है कि टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट द पर्सन वांटेड। मतलब आप इंडिया के अंदर अगर कोई क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक अरेस्ट वारंट जारी करते हैं। लाइक दिस इंटरनेशनली अगर कोई क्रिमिनल्स को यहाँ पर पकड़ना होगा तो उसके नाम पर यहाँ पर इंटरपोल जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। देन इंटरपोल अगर येलो कॉर्नर नोटिस जारी करता है इसका मीनिंग है कि फॉर लोकेटिंग मिसिंग पर्सन। दैट मीन्स अगर कोई दूसरे कंट्री का एक पर्सन और एक कंट्री में जाके मिस हो जाता है तो उसको ढूंढ निकालने के लिए यहाँ पर इंटरपोल जो है वो यहाँ पर येलो कलर नोटिस जारी करता है। देन ब्लैक कलर नोटिस टू सीक इन्फॉर्मेशन और अनडिफाइंड बॉडी। अगर कोई कंट्रीज के अंदर दूसरे कंट्री का यहाँ पर कोई भी सिटीजन यहाँ पर उसका डेथ हो जाता है और उसका पहचान नहीं हो पाता है तो उसके लिए यहाँ पर ब्लैक कलर नोटिस जो है वो जारी होता है। देन पर्पल कलर नोटिस, अगर यहाँ पर इंटरपोल जो है वो पर्पल कलर नोटिस जारी करता है दैट मीन्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मॉडस ऑपरेंडी यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है एक क्रिमिनल्स का कार्य प्रणाली। दैट मीन्स एक क्रिमिनल किस टाइप का काम कर रहा है उसके पास कौन सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए और उसका वर्क स्टाइल जो उसका जो कार्य प्रणाली है उसको ट्रैक करने के लिए पर्पल कॉर्नर नोटिस जो है वो यहाँ पर जारी होता है। देन द लास्ट वन इज ब्लू कॉर्नर नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस का मीनिंग क्या है, देखिए इंडिविजुअल हु आर टारगेट ऑफ यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी। अब देखिए अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पर यूएन सैंक्शन कमेटी को टारगेट करता है तो उसके नाम पर यहाँ पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो यहाँ पर जारी होता है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ याद रखना पड़ेगा इंटरपोल के बारे में। अभी इंटरपोल को एस्टैब्लिशमेंट हुए अभी 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। उसका जो हेड ऑफिस है वो है लायन फ्रांस में और 91st जनरल असेंबली जो हुआ था वो आपका सेलिब्रेट हुआ था वियना के अंदर। और यहाँ पर इंटरपोल के द्वारा जो रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, ब्लैक, पर्पल और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है वो किस लिए जारी किया जाता है वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT 2.0। अब देखिए COP28 का जो समिट चला था उस COP28 समिट के दौरान इंडिया और स्वीडन के बीच में यहाँ पर एक MOU का ऊपर सिग्नेचर हुआ था जिसका नाम है लीड IT 2.0। इससे पहले 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में इंडिया और स्वीडन के बीच पर जो लीड IT का पहला जो MOU है वो यहाँ पर सिग्नेचर हुआ था। तो फर्स्ट MOU जो साइन हुआ था इंडिया और स्वीडन के बीच में उसका पर्पस था कि इट ब्रिंग्स टुगेदर कंट्रीज, कंपनीज एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू अचीव नेट जीरो एमिशन फ्रॉम हैवी इंडस्ट्रीज बाय 2050। स्वीडन का जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्वीडन के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया भी यही चाहता है कि स्वीडन के पास जो भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को हम अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट और कंपनीज के साथ शेयर कर सके सो दैट इंडस्ट्री एक्सपर्ट और कंपनी जो है वो अगर अपने इंडस्ट्री में यहाँ पर पॉल्यूशन को कम कर सके सो दैट हम लोग का जो टारगेट है 2050 तक नेट एमिशन को जीरो करने का उस टारगेट को हम जल्द से जल्द यहाँ पर अचीव कर सकें। देन लीड IT 2.0 विल फोकस। अब देखिए अब जो लीड IT 2.0 यहाँ पर MOU सिग्नेचर हुआ है उसका 3 पर्पज है। तो फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन। दैट मीन्स अभी इंडिया के अंदर जितने भी सारी इंडस्ट्री है वो अपने पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी यहाँ पर टेक्निक का यूज कर रहे हैं उस टेक्निक को कैसे एनहांस कर पाए स्वीडन के साथ मिलके, वो यहाँ पर लीड IT 2.0 का पहला फोकस है। द सेकेंड थिंग इज लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। लो कार्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी रिसर्च होता है वो रिसर्च दोनों कंट्री यहाँ पर दोनों दूसरे के साथ यहाँ पर साझा करेंगे। एंड द थर्ड फंक्शन इज एमर्जिंग इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट हो गया जो लीड IT 2.0 के बारे में आपको याद रखना है।
सो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, देखिए लीड IT 2.0 जो है वो इंडिया और स्वीडन के बीच में एक MOU है। पहला जो MOU था वो 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान इंडिया और स्वीडन के बीच में सिग्नेचर हुआ था। फर्स्ट MOU सिग्नेचर हुआ था लीड IT 1.0। उसका पर्पस था कि आप अपने कंट्रीज के अंदर कंपनीज और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दे सके और स्वीडन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को आप अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट और कंपनीज के साथ साझा कर सके, सो दैट हम अपने कंट्रीज के अंदर जो जीरो नेट एमिशन के टारगेट को लेकर चले उसको जल्द से जल्द यहाँ पर अचीव कर सके। अभी लीड IT 2.0 जो अभी MOU सिग्नेचर हुआ है उसका 3 फंक्शन है। फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन, सेकेंड वन इज लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, एंड द थर्ड फंक्शन इज एमर्जिंग इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, देन सी द नेक्स्ट न्यूज, COP28 क्लाइमेट मीट, इंडिया नॉट अमंग 118 नेशंस दैट प्लेस टू पुश ग्रीन एनर्जी। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, देखिए द ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज साइन एट COP28 commits to tripling worldwide installation of renewable energy generation capacity to at least 11,000 gigawatt and to double global average annual rate of energy efficiency improvements to more than 4% by 2030। अब यहाँ पर देखिए COP28 के दौरान यहाँ पर ये चीज़ बोला गया कि आप वर्ल्ड वाइड में टोटल 11,000 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो 2030 तक यहाँ पर इंस्टॉल कीजिए, और आपका जो 2030 तक आप अपने कंट्री का एनुअल एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी को टोटल 4% तक यहाँ पर इंक्रीज करिए। बट इंडिया ने यहाँ पर इस MOU के ऊपर सिग्नेचर नहीं किया है, क्योंकि इंडिया को ये चीज़ पता है कि वो 2030 तक यहाँ पर इतने गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और इंडिया को ये भी चीज़ पता है कि वो अपने एनुअल एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसको 4% तक 2030 तक यहाँ पर इंक्रीजमेंट नहीं कर सकते। इंडिया को ये अचीव करने के लिए अभी भी टाइम लगेगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट, एज मैनी एज 118 कंट्रीज साइंड ऑन टू ए प्लेज to triple installed renewable energy capacity by 2030 during the ongoing COP28 climate summit in Dubai on December 2, and India is among those countries whose name is not on the list. The other conspicuous absence is that of China, the country that has the world's largest installed renewable energy capacity। और इस MOU में चाइना जो है वो भी यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि वो भी अपने कंट्री के अंदर ये जो टारगेट यहाँ पर दिया कि उस टारगेट को फुलफिल नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि COP28 के दौरान जो यहाँ पर पुश ग्रीन एनर्जी का जो MOU है, जो पुश ग्रीन एनर्जी के MOU के ऊपर इंडिया और चाइना दोनों ने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किए, क्योंकि इन दोनों कंट्री को पता है कि वो 2030 तक जो यहाँ पर टारगेट दिया गया है अपना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को 3 टाइम्स इंक्रीज करना और अपना एनर्जी एफिशिएंसी जो है उस एनर्जी एफिशिएंसी को 4% तक इंक्रीज करना इतना इजीली पॉसिबल इंडिया और चाइना के लिए नहीं है। आपको बस यही याद रखना है। So that's it for the today's current affairs session. Now solve some quiz. Okay. The first question is, Ministry of Defence signed contract with which organization for upgraded super rapid gun mount and other equipment for around 3000 crores। यहाँ पर देखिए सुपर रैपिड गन माउंट को हम बोलते हैं आपका SRGM, और जो SRGM जो होता है वो यहाँ पर इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी यहाँ पर यूज करता है। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर एक ऑर्डर इश्यू किया था कि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे 16 अपग्रेडेड SRGM चाहिए। तो जो ये 16 अपग्रेडेड SRGM जो है वो इंडिया यहाँ पर कौन से कंपनी से प्रोक्योरमेंट करेगा, दैट मीन्स कौन से कंपनी को इसका ऑर्डर दिया है, दैट इज आंसर इज भेल। सो राइट ऑप्शन इज भेल। आंसर देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has signed a contract with BHEL for procurement of 16 upgraded super rapid gun mount SRGM along with associate equipments and accessories for Indian Navy। ठीक है, अंडर बाई कैटेगरी एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 2956.89 करोड़, जिसका लागत है लगभग 3000 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है जो अभी करंटली न्यूज़ में था, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर टोटल 16 नंबर ऑफ अपग्रेडेड SRGM जो है वो यहाँ पर बनाने के लिए भेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। टोटल आउटले इज 3000 करोड़ रुपीज एंड SRGM जो है वो इंडियन नेवी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, माहे मालबन एंड मंगरोल आर द नेम्स ऑफ व्हिच प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च। मैंने 1 दिसंबर के जो करंट अफेयर सेशन था वहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे कि माहे मालबन और मैंग्रोल जो है वो आपका एंटी सबमरीन वारशिप है, एंड दिस इज गोइंग टू बी मेड बाय कोचिन
कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर टोटल 16 नंबर ऑफ एंटी सबमरीन वारशिप जो है वो यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो इंडिया को अभी टोटल कितना एंटी सबमरीन वारशिप चाहिए? टोटल 16 नंबर्स चाहिए। पहले इंडिया के पास 4 ऐसे एंटी सबमरीन वारशिप था, उनमें से एक जो है वो रिटायर कर गया था। अभी 3 इंडिया के पास एंटी सबमरीन वारशिप जो है वो अभी फंक्शन में है। और इंडिया ये जो पहले जो 4 एंटी सबमरीन वारशिप था वो चारों का चार वो रसिया से खरीदा था। लेकिन अभी इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर 16 टोटल एंटी सबमरीन वारशिप जो है उसको बनाने के लिए इंडिया के अंदर यहाँ पर ऑर्डर दिया है, जो कि यहाँ पर जो 3 रशियन एंटी सबमरीन वारशिप है उसको यहाँ पर रिप्लेस करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट ए टास्क फोर्स टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। सी, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं इंश्योरेंस कराने के लिए, तो इंश्योरेंस सेक्टर वाले क्या करते हैं? आपके पर्सनल डाटा जो वो ले लेते हैं। तो आपका जो पर्सनल डाटा आप इंश्योरेंस सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं, क्या वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं? क्या आपका डाटा उनके पास सेफ होकर रहता है? आपका डाटा एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कैसे सेफ बन कर रहे, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया था। उस टास्क फोर्स जो है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है? द आंसर इज ऑप्शन बी, IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूट ए टास्क फोर्स टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट्स कोलैबोरेट विद मेटा टू रेज awareness among the students and educators about online safety and digital citizenship? The correct answer is कर्नाटका। जो मेटा जो है वो आपका फेसबुक का पेरेंट कंपनी है। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेटा के साथ यहाँ पर एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो यहाँ पर साइन किए। रीजन क्या है देखिए, कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर टोटल 10 लाख स्टूडेंट्स और 1 लाख टीचर्स जो है 1 लाख टीचर जो है उनको यहाँ पर AR और VR स्किल के बारे में यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि AR और VR स्किल क्या है। AR का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी और VR का मीनिंग होता है आपका वर्चुअल रियलिटी। तो हम अगर ये चीज़ बोलेंगे कि कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर अभी 10 लाख स्टूडेंट्स और 1 लाख टीचर को मेटा कंपनी जो वो है AR और VR का स्किल यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तो AR और VR स्किल के अंदर कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज प्रोग्राम आता है वो देखिए। वो आता है आपका C++, देन जावा, देन CS। ये 3 ऐसे आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है जो आपका AR और VR स्किल के अंदर आता है। तो अभी कर्नाटका के अंदर टोटल 10 लाख स्टूडेंट्स एंड 1 लाख टीचर जो है उनको मेटा कंपनी जो है वो AR और VR स्किल के तहत C++, जावा और CS का ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अब पढ़ लीजिए यहाँ पर, कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन साइंड ए लेटर ऑफ इंटेंट LOI with Tech for Meta to launch 2 initiatives aimed at raising awareness among students and educators about online safety and digital citizenship. The state government plans to train 1 लाख टीचर्स, एक चीज़ आपको याद रखना है, एंड 10 लाख स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद रखना है, इन डिजिटल सेफ्टी एंड AR VR स्किल्स बाय 2025। और ये जो प्रोग्राम चलेगा वो आपका 2025 तक चलेगा थ्रू दिस पार्टनरशिप विथ मेटा। और AR VR स्किल क्या होता है? AR मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी एंड VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। एंड दिस AR और VR स्किल्स इज नथिंग बट आवर C++, जावा एंड CS। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट क्लेम्स द टाइटल ऑफ 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी? इसका आंसर है आपका पंजाब, एंड पंजाब बीट्स हरियाणा टू विन द 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी। ओके, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज करंट अफेयर्स सेशन एंड क्विज सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड press the bell icon so that whenever I am going to upload the next video you will get the notification as soon as the possible। ठीक है, मिलते हैं in the next morning। थैंक यू।